कई दिन आप कहीं गायब रहे हैं, काफी आपसे संपर्क करने की कोशिश की गई, आपका वक्त नहीं मिल पाया, क्या दिक्कतें दुश्वारियां रही? ये मेरे सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ हमारे व्यूअर कहने लगे कि उल जलूल मैं सवाल करता हूं, उन सवालों से शायद आप दिक्कत मानते हैं। वक्त क्या बताएं। सिर्फ वादे तक सऊदी अरब सीमित रहना चाहता है या सऊदी अरब वाकई में इस मुद्दे को जो है मजबूती से उठा रहा है और इसी के बाद बात आगे बढ़ेगी कि भाई कैसा फिलिस्तीन बनेगा, कहां बनेगा, किस तरीके की रूपरेखा होगी? पहले पर बात ये तो हो कि राज्य का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसराइल तो यहां से खत्म नहीं हो जाएगा। सऊदी अरब ने क्या अभी तक ये कहा है कि जो अमेरिका कह रहा है वो रियासत का दर्जा दे दिया जाए, जो इजराइल कह रहा है वो रियासत का दर्जा दे दिया जाए, या जो बाद के जो हालात होंगे युद्ध के बाद के उस पर वो सहमति जता रहा है? ऐसी तो कोई खबर सामने आई नहीं अभी तक। शकीरा वाला जो भी डांस वगैरह हुआ उसको लेके पूरी दुनिया में हल्ला मचाया गया, लेकिन ईरान में अमेरिका से पॉर्न स्टार बुलाई गई और उस ईरान में बुलाई गई जहां पे अपने यहाँ की लड़कियों को कोड़े मारे जा रहे हैं कि हिजाब पहनो। धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। गाजा जंग जो चल रही है, जिसे असल में फिलिस्तीन जंग कहना चाहिए, लेकिन मीडिया ने फिलिस्तीन का नाम ही एक तरीके से पूरी तरह गायब करके रख दिया है। उसमें जंगबंदी तो एक बड़ा मुद्दा है ही कि भाई कैसे होगी, क्या होगी। एंटोनी ब्लिंकन 5वीं बार आया, घूम के वापिस जा रहा है, उसे कुछ हो नहीं रहा है। पुतिन कह रहे हैं कि मैं जंगबंदी कराऊंगा, लेकिन इससे अलावा भी बहुत कुछ घट रहा है इराक में, सऊदी अरब में, ईरान में, जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीजें अमेरिका से जुड़ रही हैं और इस पूरी जंग के पीछे एक तरीके से अमेरिका खड़ा हुआ नजर आ रहा है खुल्लम खुल्ला। तो इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं मोहम्मद अहमद काजमी साहब। मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक हैं और मिडिल ईस्ट पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने दर्शकों से मुलाकात के लिए। कई दिन आप कहीं गायब रहे हैं, काफी आपसे संपर्क करने की कोशिश की गई, आपका वक्त नहीं मिल पाया, क्या दिक्कतें दुश्वारियां रही? कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ जाती चीजें भी होती हैं, उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है। ये तो यूट्यूब ऐसा है कि जितना भी आप इसमें लगे रहो कम है, और देखने वाले तो बहरहाल सुनना समझना चाहते ही हैं। तो कुछ अपनी जाती मसरूफियत की वजह से जरा ये मेरे सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ हमारे व्यूअर कहने लगे कि उल जलूल मैं सवाल करता हूं, उन सवालों से शायद आप दिक्कत मानते हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टेढ़ा सवाल करेंगे तभी तो सीधा जवाब आएगा। वो कोई मसला नहीं है। हम्म। तो मेरे चैनल पर भी कुछ लोगों ने इस तरह का कमेंट किया कि वो अच्छा। ऐसा सवाल करते हैं जैसे गोदी मीडिया वाले करते हैं, इस हम्म। तरह की बातें। लेकिन मैं उस सबको कोई अहमियत नहीं देता। हम्म। आप बात करते हैं तो मेरी बात भी तो लोगों तक पहुंचती है। आपका सवाल होता है, मेरा जवाब होता है। दोनों हम्म। अपने अपने सवालों में और जवाबों में आजाद है, मैं समझता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे खुले नजरियात होने चाहिए, क्योंकि अगर इतनी संकीर्ण सोच के बात की जाएगी, सोचा जाएगा, देखा जाएगा, तो चीजें लोगों के सामने आएंगी कैसे। रुख करते हैं इराक का। इराक में एक हमला हुआ, वहां पे ईरान समर्थित 3 लोग जो है मार दिए गए हैं ड्रोन हमले में। हालांकि उसके बाद सीरिया में जवाबी हमला किया गया है अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर, लेकिन आवाज उठी है सांसदों के जरिए कि सत्र बुलाया जाए, अमेरिकी फौज यहां से हटाई जाए। बिल्कुल। देखिए, इराक एक ऐसा मुल्क है जहां जनवरी 2020 में जब जनरल कासिम सुलेमानी और हफ्जल शाबी के अबू मेहंदी अल मोहंदिस, उनका जब कत्ल किया गया तो 2 दिन के अंदर 3 तारीख में यह वाकया हुआ। 5 तारीख को ही, 5 जनवरी 2020 को इराक की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें सरकार से कहा गया कि ये विदेशी जो फौजें हैं इनको फौरन बाहर निकाला जाए। लेकिन अमेरिका बहादुर बेगैरत, वो अब तक वहीं डटा हुआ है। तकरीबन 2500 उसकी फौजें वहां पर हैं। कहते हैं कि वो कॉम्बैट ऑपरेशन से अब बाहर है, अब वो मशवरे वाले रोल में है, लेकिन वो फौज वहां है। और ये भी हकीकत है कि जब से 7 अक्टूबर से जंग शुरू हुई है इजराइल फिलिस्तीन, सैकड़ों उन पर हमले सीरिया और इराक में हो चुके हैं अमरीकी फौजों पर। अब पिछले तकरीबन 10 दिन से ये खबरें आ रही हैं कि इराक और अमरीका के बीच में बातचीत शुरू हो रही है कि वो उनकी फौजें विड्रॉ हों। लेकिन इस बीच में
जिस तरह से हूथियों ने हमले किए अमेरिका और ब्रिटिश जहाजों पर, इजराइल के जहाजों को नहीं जाने दिया, जिस तरह से हमले बढ़े, उसके साथ साथ अमेरिका ने सीरिया, इराक और यमन में हमले बढ़ाए। और अब ऐसा लगता है कि इराक में हालात अमेरिका के लिए ज्यादा खराब होते जा रहे हैं और अब पार्लियामेंट फिर से वो रेजोल्यूशन फिर से लाने जा रही है। लेकिन क्या अमेरिका की जो बेगैरती है वो कभी खत्म होगी? बगैर बुलाए के मेहमान सीरिया में भी बैठे हुए हैं और इराक में भी बैठे हुए हैं। नहीं, इस सवाल के साथ एक बात ये भी तो उभर के सामने आती है ना कि कौन है सांसद जो फौरन सत्र बुलाकर अमेरिका की सेनाओं को यहां से भेजने की बातें कर रहे हैं? क्या ये ईरान समर्थित हैं या वाकई में इराक को लेकर इनकी कोई चिंता है? देखिए, ईरान समर्थित कह करके तो ये वेस्टर्न मीडिया और अमेरिकी मीडिया, ये हर एक जो भी उनके खिलाफ है उसे वो ईरान समर्थित कहते हैं। अब हूथियों को यमन अपना मुल्क चलाना है, लेकिन जब भी लिखा जाएगा हूथी, ईरान सपोर्टेड हूथी। इसी तरह से हिजबुल्लाह को अपने मुल्क से इजराइल को खदेड़ना था, 2000 में जो खदेड़ा था, उसके बाद वो ईरान सपोर्टेड हिजबुल्लाह। अब ईरान आजादी चाहने वालों को अगर सपोर्ट करता है तो भी क्या बुरा है, और अगर लोगों की मंशा, मर्जी ये है कि अमेरिकी फौजें चली जाएं, तो आप चले जाओ ना, काहे के लिए यहां बैठे हो? ईरान सपोर्टेड कह करके अपनी जान क्यों बचाना चाहते हो? नहीं, जब बातचीत चल रही है इराक की और अमेरिका की कि अच्छा भाई यहाँ से धीरे धीरे अब सेना हटा ली जाएंगी, ऐसे में एक डिमांड ये करना कि फौरन फिर से संसद बुलाई जाए, और अगर मान लीजिए कोई प्रस्ताव पास हो भी गया तो क्या अमेरिका की फौजें चली जाएंगी ऐसे? देखिए, वो अपनी बात मजबूती से कहने के लिए इस फोरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट एक ऐसी फोरम है जिससे ये लगेगा कि पूरा मुल्क ये चाहता है कि अमेरिकी फौजें चली जाएं। ये दुनिया को पैगाम देना भी एक मकसद है। अमेरिका और इराक से बातचीत हो रही है, ऐसे वक्त में डिमांड करना क्यों नहीं किया जा सकता? डिमांड, ये नंबर एक। दूसरी बात, बातचीत का तो तरीका देखिए, इजराइल फिलिस्तीन अमन मुज़ाकरात 1980 की दहाई में, 90 की दहाई में हमने देखी हैं, जिससे 1 इंच भी जमीन फिलिस्तीनियों को वापस नहीं मिली। अगर इसी तरह की बातचीत इराक के साथ करते रहना, बिजी रखने के लिए करना चाहते हो, तो उससे कोई नतीजा तो निकलेगा नहीं। और इराक में अमेरिकी फौज कोई अमन के लिए तो काम कर नहीं रही है। ऐसे सबूत मौजूद हैं, जहां जहां टेररिस्ट हैं दाइश के, वहीं वहीं अमेरिकी फौजें हैं। तो ये आए तो हैं ये कहते हुए कि हम दाइश को खत्म करने आए हैं, दाइश को मदद करते हैं, हवाई जहाज से उनको हथियार भी डालते हैं, उनकी फोटो वीडियो मौजूद हैं। जिनके नीयत पर पूरा यकीन है कि ये मुल्क के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, तो उन्हें तो हर बहाने से बाहर निकालने की बात करेंगे, वो क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, बात करेंगे वो, लेकिन बात तो सीरिया तो कह नहीं रहा है कि भैया यहाँ रुके रहो, क्योंकि इराक वाले तो चलिए बातचीत कर रहे हैं, भाई कब जाओगे, ये वहां से नहीं जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है इतनी आसानी से ये इराक से चले जाएंगे? देखिए, रेजिस्टेंस फोर्सेस मजबूत हो रही हैं, ये बात अच्छी तरह से अमेरिका समझ रहा है, और ये वही फोर्सेस हैं जो इजराइल को भी टक्कर दे रही हैं। ये वही फोर्सेस हैं जो अमेरिका को इस इलाके में पसंद नहीं करती। और ये भी बात सही है कि ईरान में जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन आई है, उनका बुनियादी डिमांड यही है कि इस इलाके में ये 10,000 किलोमीटर से आए हुए यहाँ बैठे क्यों हैं, इनको जाना चाहिए, हम अपने मुल्कों की सिक्योरिटी खुद कर सकते हैं। तो ये बगैर बुलाए का मेहमान बैठा हुआ है, और इन्हीं मुल्कों के खर्चे पर है। ऐसा नहीं है कि वो अपने पास से खर्च करता है। कुवैत को सद्दाम हुसैन से आजाद कराने के लिए जो एहसान किया था, आज तक उसका खून चूस रहा है। सऊदी अरब में फौजें बिठाता है, उनका खर्चा उन्हीं से लेता है। यानी अपने घर के लोगों को दूसरे घर में मेहमान बना दो और पैसा वहीं से। सवाल तो वही आएगा ना सर, जाएंगे कैसे? वो जब जाना चाहेंगे तभी जाएंगे, जबरदस्ती तो वो कहीं से जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जा सकते जबरदस्ती? अगर मरने का डर होगा, जैसे गलीली वाली जो वो आई थी, वो जो ब्रिगेड जिसका नाम गोलान हाइट्स वाली ब्रिगेड, वो वापस आई गाजा से और डांस करती हुई आई अपनी जान बचाने के लिए। तो ये भी तो जान बचाने के लिए, जाने के लिए अपनी हुकूमतों पर
जोर दे सकते हैं, क्यों नहीं, मरना कौन चाहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को आना चाहिए फिर, तो वो कह ही रहे हैं कि भाई इराक से भी सेना हटा लेंगे, सीरिया से भी सेना हटा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप में बड़ी दिलचस्प, उसकी शख्सियत बहुत दिलचस्प है। वो सियासतदान नहीं है, वो बिजनेसमैन है, और वो जो बात उसके दिमाग में होती है वो बोल देता है। मिसाल के तौर पर उसने अब से पहले ये बोला कि हमें कोई जंग शुरू नहीं करनी चाहिए, सब जगह से हमें फौज लानी चाहिए, हमारा काम पूरी दुनिया पे पुलिसमैन बनने का नहीं है। वो बात अच्छी कर रहा है। वो दूसरी बात ये कहता है कि हमारे जो फौजी हैं वो कहीं मरने नहीं चाहिए। नाटो पर हम पैसा क्यों खर्च करें, यूरोप की सिक्योरिटी पर, वहां से भी हमें हटना चाहिए, क्या जरूरत है यूरोप की सिक्योरिटी पर हम पैसा खर्च करें। तो इस किस्म की बात। और एक बात ये भी कहता है कि वो अरब हुकूमतें जो हैं, अगर इन्हें हम सिक्योरिटी ना दें तो 2 हफ्ते के अंदर ये हुकूमतें गिर जाएंगी, सऊदी अरब के लिए खासतौर पर, जो अरब मुल्क हैं। तो इस किस्म के सच वो बोलता है। अगर वो सच बोलता हो और उस पर वो चले, हालांकि वहां के वाशिंगटन पोस्ट ने जब वो प्रेसिडेंट थे 4 के 4 साल, हर महीने याद दिलाया कि वो कितना झूठ बोल चुका है, हर महीने हजारों की तादाद में झूठ बोलता था। तो खैर, लेकिन ये बात अगर वो आता है और वो अपनी फौजें वापस बुलाता है तो बहुत अच्छा होगा। कुछ कम से कम दुनिया का कुछ हिस्सा तो सुकून से रह ले, अमेरिका की फौजें वापस चली जाएं। इतिहास के पन्नों को पलटे हैं, जहां मेरी पत्रकारिता का जितना अनुभव है, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ऐसा है जहां से अभी अमेरिकी सेना खुद वापस गई है। इसके अलावा कोई आपके पास मिसाल हो कि वहां से भाग गई हो किसी और मुल्क से? नहीं, इराक सबसे पहला ऐसा मुल्क है, मैं आपको बताऊं, इराक दुनिया का पहला मुल्क है जहां से अमेरिकी फौजें पहले डिक्लेयर्ड प्लान के हिसाब से गई हों, जब 2010-11 में गई थी। और उस वक्त वहां के प्राइम मिनिस्टर नूरी अल मालिकी थे, उनसे उन पर दबाव था अमेरिका की तरफ से कि आप दरखास्त करो कि हमें यहां रहना चाहिए ताकि हम यहां रह सकें। उन्होंने साफ कह दिया था कि पार्लियामेंट की मर्जी नहीं है कि आप यहां रहो। उसके बाद इतनी कैंपेन चलाई गई नूरी अल मालिकी के खिलाफ, सिर्फ उनको अमेरिका मुखालिफ समझ करके, कि आयतुल्लाह सिस्तानी को भी कहना पड़ा कि अब राय यही है कि आप या इस्तीफा दे दो। तो इराक ऐसा मुल्क है जहां पहले शेड्यूल्ड डिपार्चर पर वो चली गई। हालांकि जाने के बाद उसने फौरन ही टेररिस्ट भेजे दाइश के नाम से, जो तुर्की के रास्ते से सीरिया और इराक में आए, और उनके बहाने ये फिर इराक में अपनी फौजें लेकर के आ गए। चूंकि उसे ये पसंद नहीं आया कि हमारी फौजें कहीं जाती हैं तो इतनी जल्दी वापस तो नहीं होती, तो वो अफगानिस्तान में 20 साल रहे वो, और जाते जाते आखिरी हवाई जहाज ऐसे उड़ाया आधी रात को कि एयरपोर्ट की लाइटें तक बंद कर दी डरे हुए फौजियों ने। तो जहां इतने खौफजदा लोग हों फौज में, वो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा दिन अपने आप को खतरे में डाले रखेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। रुक करते हैं सऊदी अरब का। 2 अपडेट यहां से हैं। ब्लिंकन एमबीएस से मिला, उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, चर्चाएं चलने लगी कि क्या बात हुई। बाद में क्लियर हुआ कि सऊदी अरब ने कहा कि जब तक फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक वो इजराइल से संबंध सामान्य नहीं करेगा। और अब एक खबर आई है सामने कि हमें इसके सऊदी अरब की रियाद में एक मीटिंग होने जा रही है कि युद्धोपरांत गाजा फिलिस्तीन की क्या स्थिति रहने वाली है। ये दोनों चीजें क्या कहलाती हैं? देखिए, ये आधा हिस्सा इसमें ये भी है। मैं 2 दिन पहले की और खबर मैं बताता हूं कि अमेरिका में सऊदी अरब के एम्बेसडर ने या किसी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने ये कहा कि हम कोई बड़ी डिमांड नहीं रख रहे, आप सिर्फ वादा कर लो फिलिस्तीन स्टेट बनाने का और हम ताल्लुकात नॉर्मल कर लेंगे। अब एंटनी ब्लिंकन आए। एंटनी ब्लिंकन से यह कहा गया कि जब तक आप फिलिस्तीनी स्टेट यानी नहीं बनता तब तक हम ताल्लुकात नॉर्मल नहीं करेंगे। तीसरी बात, एंटनी ब्लिंकन ये कहते हैं कि आप फिलिस्तीनी स्टेट बनाने का रास्ता हमवार करो, यानी वादा कर लो। झूठ बोलने के पूरे चांस हैं, आप झूठ बोल लेना बाद में। वो इजराइल से वो ऐलान कराना चाहते हैं। अब इन दोनों तीनों किस्म के अलग अलग डिमांड और वादों में कहीं भी फिलिस्तीन स्टेट इंडिपेंडेंट होना, अपनी फौज के साथ होना या ताकत के साथ होना, ये बात कहीं नहीं आ रही है। इस बार भी फिलिस्तीनियों को धोखा देने की कोशिश हो रही है।
इस दरमियान जो कुछ नेतन्याहू ने माफ कीजिएगा, जो नेतन्याहू से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एंटनी ब्लिंकन ने, उसमें दो तीन चीजें बहुत ही अहम कही हैं। एक तो यह कि इजराइल को यह हक नहीं है कि लोगों का कत्लेआम करें, डिह्यूमनाइज करें, गैर इंसानी हरकतें करें जो गाजा में हो रहा है। यानी उससे उन्होंने अपनी इमेज बेहतर करने की कोशिश की है कि हम कत्लेआम के खिलाफ हैं। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हमास की तरफ से जो जवाबी प्रपोजल आया है वो, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिस पर अमल नहीं किया जा सकता, लेकिन बातचीत की गुंजाइश है। उसमें उनकी मजबूरी नजर आ रही है कि हमास की बात उन्हें संजीदगी से गौर करनी पड़ रही है, सुननी पड़ रही है। तो यहां तक पहुंचे हैं ये। लेकिन अगर अपने दिमाग का खन्नास ये रखेंगे कि जंग के बाद की सूरत हाल भी हम ही कंट्रोल करेंगे और हमास का कोई रोल नहीं होगा फिलिस्तीनियों का, तो ये कुछ हल होने वाला नहीं है। और सऊदी अरब की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस होना जंग के बाद के लिए, तो अब से पहले भी वो महमूद अब्बास जैसे लोगों को प्रमोट करते रहे हैं अमेरिका और इजराइल के कहने पर। हो सकता है उसी तरह का नतीजा एक निकाल के दें, लेकिन क्या हमास और दूसरे लोग भी उसे मानेंगे? ठीक है, ये एक बड़ा सवाल होगा। ये एक बड़ा सवाल है। अब इस सवाल को थोड़ा उलट के समझते हैं। सऊदी अरब अगर ये कह रहा है बार बार कि फिलिस्तीन को रियासत का दर्जा दो, उसी के बाद इजराइल से संबंध सामान्य करेगा, तो ये बात तो बाद की हो जाती है ना, कि किस तरीके का राज्य का दर्जा दिया जाएगा, कितनी ताकत के साथ दिया जाएगा। ये बात बड़ी नहीं होती है क्या, कि अगर वो बार बार बोल रहा है कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दो? देखिए, फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा अगर जमीन कौन सी होगी, देखिए अभी ये बात इजराइल की तरफ से कही जा रही है कि गाजा में भी हम अपने यहूदियों को ले जाकर के बसाएं। वेस्ट बैंक में पहले ही यहूदी बस्तियां बढ़ा ली हैं, तो वो जमीन कौन सी होगी जो फिलिस्तीन को मिलेगी? फिलिस्तीन एक मुल्क फिलिस्तीनियों का कहां होगा, उसके बारे में तो कोई बात हो, जोग्राफियाई हदूद उसकी क्या होंगी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अगर ये हमास को हराने में कामयाब हो जाते तो ये उसी पर रहते कि पूरा गाजा भी इजराइल का हिस्सा है। अभी चूंकि मजबूरी की हालत में है, अब ये कुछ भी कहेंगे, वादा पूरा हो ना हो वो तो आने वाला वक्त क्या सिर्फ वादे तक सऊदी अरब सीमित रहना चाहता है, या सऊदी अरब वाकई में इस मुद्दे को जो है मजबूती से उठा रहा है, और इसी के बाद बात आगे बढ़ेगी कि भाई कैसा फिलिस्तीन बनेगा, कहां बनेगा, किस तरीके की रूपरेखा होगी? पहले पर बात ये तो हो कि राज्य का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इजराइल तो यहां से खत्म नहीं हो जाएगा। देखिए, जिसे कहते हैं ना कि जो जिनका असल मामला है उनसे तो बात नहीं कर रहे। सऊदी अरब से बात कर लें, हमास से बात क्यों नहीं कर रहे, या जिहाद इस्लामी से बात क्यों नहीं कर रहे, जो अपने मुल्क की आजादी की बात कर रहे हैं। अगर आप अपने ही एजेंटों को बिठा करके चार बातें करके और मीडिया में कह दोगे, क्या फिलिस्तीनी लोग इन सब की बातों पर यकीन करके, जिन्होंने 27-28 हजार लोगों की जानें दी हैं, क्या वो इतनी आसानी से इनकी बातों को मान लेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब तक ये जमीन पर उतर करके नहीं आएंगे हकीकत को के मुताबिक, तब तक ये जंग ऐसी ही चलेगी। और हवाई फॉर्मूले बताते रहो और टाइम गुजारते रहो, तो टाइम जितना गुजरेगा उसके साथ साथ इजराइल मजीद कमजोर होगा, उसकी हालत और पतली होने वाली है। ये बात सही है, ये समझ नहीं रहे हैं। हर दिन जितना गुजर रहा है, हमास के पास क्या कुछ है वो और क्या खोएगा, लेकिन जो कुछ उसके पास है वहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे। तो जाहिर है फिर नतीजा तो इजराइल के ही तबाही की तरफ बढ़ेगा और ज्यादा। क्या आप अपने अनुभव से, पत्रकारिता का लंबा चौड़ा अनुभव है 40 साल की पत्रकारिता का, उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि हमेशा सऊदी अरब कुछ भी करे उसके खिलाफ उल्टा ही समझा जाता है, प्रोपेगेंडा ही हो जाता है, और इसके मुकाबले जो दूसरे देश हैं वहां से कभी बुरी खबरें नहीं आती हैं सामने? देखिए, अगर एक ही किस्म की बात करें तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। अब मैं बताता हूं, मिसाल के तौर पर नेतन्याहू ने यह कहा कि अगर फिलिस्तीन बने भी तो उसकी सिक्योरिटी हमारे हाथ में होनी चाहिए। अब यही बात एक हफ्ते बाद अमेरिका भी कहता है,
जो बाइडन कहते हैं कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जिनके पास मिलिट्री नहीं है। हम्म। और जंग के बाद के प्लान के बारे में अमेरिका और इजराइल अपने अपने तरीके से बातें करते हैं। अमेरिका ये कहता है कि हमारा कंट्रोल होगा, कभी ये कहा जाता है महमूद अब्बास के कंट्रोल में दे दिया जाएगा, कभी कह दिया जाता है कि मिस्र के कंट्रोल में दे दिया जाएगा। जंग के बाद के हालात पर ये अमेरिका और इजराइल आपस में खूब बातें कर रहे हैं। अब जंग के बाद के हालात पर अगर सऊदी अरब में अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है तो असल में फैसिलिटेटर के तौर पर ही वही बातें की जाएंगी जो बातें अमेरिका और इजराइल कह रहा है। अगर इतने सबूतों के बावजूद भी उसे प्रोपेगेंडा मान लिया जाए, हकीकत ना माना जाए, तो फिर अपना अपना शौक है कि जिसको चाहे प्रोपेगेंडा कह लें, जिसको चाहे हकीकत से समझ नहीं, इसी को और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरब ने क्या अभी तक ये कहा है कि जो अमेरिका कह रहा है वो रियासत का दर्जा दे दिया जाए, जो इजराइल कह रहा है वो रियासत का दर्जा दे दिया जाए, या जो बाद के जो हालात होंगे युद्ध के बाद के उस पर वो सहमति जता रहा है? ऐसी तो कोई खबर सामने आई नहीं अभी तक। देखिए, 2 दिन पहले ही खबर थी अमेरिका से, जिसमें ये कहा गया था, 3 सोर्सेस की बेस पर खबर थी टाइम्स ऑफ इजराइल में, जो अमेरिकी शायद एक्सियोस वेबसाइट से जो पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता करती है, उसने ये बताया था कि सऊदी अरब की 3 सोर्सेज ने ये बात कही है कि हमें कोई सॉलिड कदम आप उठाएं इसकी डिमांड नहीं है, लेकिन आप फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीन एक स्टेट हो इसके लिए आप बात करें, वादा तो कर लें कम से कम। अगर आप वादा भी कर लेंगे तब भी हम आपके साथ आ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो जहां इतनी बेचैनी हो कि एक ऐलान आ जाए, एक बयान आ जाए, और इजराइल एक बयान देने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए उसका ढीठपना, ये उसका नंगापन देखिए कि वो एक झूठा बयान देने के लिए भी तैयार नहीं है अमेरिका और सऊदी अरब के कहने पर। तो उसके बावजूद भी अगर इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहते हैं 30,000 लोगों के कत्ल होने के बाद भी, तो भाई अपना अपना ज़मीर है, अपना अपना फैसला है। लेकिन क्या ये चल पाएगी बात, ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रोपेगेंडे के पसे मंजर में चीजों को देखते हैं। जरा सा शकीरा वाला जो भी डांस वगैरह हुआ उसको लेके पूरी दुनिया में हल्ला मचाया गया, लेकिन ईरान में अमेरिका से पॉर्न स्टार बुलाई गई, और उस ईरान में बुलाई गई जहां पे अपने यहाँ की लड़कियों को कोड़े मारे जा रहे हैं कि हिजाब पहनो। देखिए, उसकी तफसील मैंने नहीं पढ़ी है कि वो पॉर्न स्टार ने क्या कोई शो की है तेहरान में, क्या कोई नंगेपन क्या उसे शो करने की इजाजत दी है, या वो कोई वो घर वापसी वाली कोई कहानी थी, या क्या वो मजहबी। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की एक बहन ईरान में आकर के इस्लाम मजहब कबूल कर चुकी है, जो मशहद में गई थी, और उसने बाद में बाकायदा इस्लाम के बारे में बहुत सी अच्छी बातें की हैं। मुझे नहीं मालूम कि शाकिरा का क्या प्लान था, क्या ईरान में था। मैंने कम से कम ईरान का जो प्रेस टीवी जो मैं फॉलो करता हूं उस पर कोई इसके बारे में कोई खास रिपोर्ट नहीं थी। सवाल यही तो है ना सर कि ईरान से कोई भी निगेटिव खबर सामने आती नहीं है। वहां पे फिल्म फेस्टिवल हुआ, वहां के हीरो हीरोइन को बुलाया नहीं है। जो लोग हिजाब के समर्थन में बोल रहे थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हो अंदर। देखिए, फिल्म फेस्टिवल, ईरान की फिल्में, आपको मैं बताऊं, फिल्म का नाम जब आता है ना हमारे जहन में, तो हमारे यहाँ तो मुल्ला मौलवियों ने कह रखा है कि हराम है, चूंकि इसमें नंगापन बहुत है। लेकिन ईरान की फिल्में बहुत ही कल्चरली रिच होती हैं, और उनको देखने से कुछ ना कुछ इस्लामी कल्चर उसमें झलकती है। तो इसलिए फिल्म बुरी नहीं है, फिल्म कैसी बनाई गई है वो बुरी हो सकती है। जैसे टेलीविजन बुरी चीज नहीं है, आप उस पर क्या देख रहे हैं उससे तय होगा कि ये हराम आप काम कर रहे हैं या हलाल काम कर रहे हैं। तो इसमें फिल्मों में तो ईरान दुनिया भर में बहुत फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड जीतता है, तकरीबन हर अवार्ड। अमेरिका में भी जाकर अपने यहाँ के लोगों को जिस तरीके से जो लोग हिजाब का प्रोटेस्ट करने वालों का समर्थन कर रहे थे, उन हीरो हीरोइन को फेस्टिवल में नहीं जाने दिया गया। तो वो क्यों जाने देंगे? वो क्या वो नंगेपन को फैलाने की इजाजत देंगे अपने मुल्क में? देखिए, इस्लामी इनकलाब की बुनियादी चीजें क्या क्या हैं? औरत की शर्म हया, उसकी इज्जत, उसका एहतराम। आपको पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा काम करने वाली हर जगह औरतें आपको ईरान में मिलेंगी। टैक्सी ड्राइवर से लेकर के बड़े से बड़े
ऑफिसों में टॉप उस पर, लेकिन वो एक हिजाब के साथ रहती है, नंगेपन के साथ नहीं रहती। अगर वेस्ट ये चाहे कि ईरान में औरतें नंगी हों, तो ईरान का जो इस्लामी इनकलाब है फिर उसके मानी क्या रहेगा, वो क्यों नहीं रोकेंगे? उसमें कौन सी गलत बात क्या है इसमें? अगर अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इस्लामी इक़दार है नहीं, उनको इसे आप ऐसे भी तो कहिए ना सर कि जो वहां विरोध की आवाजें उठ रही हैं उन्हें वहां जगह ही नहीं मिलती है, उन्हें वहां स्पेस ही नहीं मिलता है। आगे दलील दे रहा हूं, खबर छपी है जिसमें बताया गया कि फांसी की सजा खत्म कराने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये इस किस्म के जितने भी स्लोगन्स हैं वो वेस्ट से आते हैं बाकायदा। आपको मैं बताऊं, एक कई लीडर इनके एंटी रेवोल्यूशन फ्रांस में आज भी हैं, अमेरिका में आज भी हैं, और मैं तो लंदन में एक ऐसे आदमी को बराह रास्त भी जानता हूं जो रेडियो वगैरह चलाते हैं ईरान के इनकलाब के खिलाफ। और हम लोग हिंदुस्तान में रहते हुए असल में उस इलाके को समझ नहीं सकते। कम से कम 100 टेलीविजन स्टेशन और रेडियो मुल्क से बाहर से चलाए जाते हैं, और वो इस किस्म के कैंपेन अपोजिशन के लोगों को उकसाने का काम करते हैं। कभी शिया सुन्नी लड़ाने का काम करेंगे, कभी ह्यूमन राइट्स का मामला उठाएंगे, कभी नंगेपन को प्रमोट करने की बात करेंगे। तो वो तो मुल्क है ना, हुकूमत है, वो अपने तरीके से कंट्रोल कर रही है। लेकिन एक भी खबर बताइए, कोई उर्दू का अखबार हो, कोई हिंदी का अखबार हो, कोई वेबसाइट हो, आप एक भी खबर वहां से कोई निगेटिव घटता कुछ ही नहीं है क्या? वहां कुछ भी ऐसा होता ही नहीं है जो चर्चा का विषय बने, सब कुछ पॉजिटिव होता है वहां पे? नहीं नहीं, प्रोटेस्ट हुए। वो जो अमीन क्या नाम था उस लड़की का, जो लड़की मरी थी, उसके बाद में तो पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हुए, और बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हुए। उनकी कवरेज भी आई, दुनिया भर में खूब कवरेज आई। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं होता, और नेगेटिव की खबरें भी आती हैं, लेकिन वो एक ऐसी हुकूमत है जो कल्चर और मजहब की बुनियाद पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन लाए हैं, नंगेपन के खिलाफ, बाहर मुल्कों के कंट्रोल के खिलाफ, अमेरिका की हेजेमनी के खिलाफ। इस पूरे इलाके में ऐसा क्या ईरान में खूबी है कि पूरे इलाके के लोग उसके हमनवा होते जा रहे हैं? यमन में भी, इराक में भी, सीरिया में भी, और लेबनान में भी। ये वाला एंगल भी तो देखें। असल में तो इस पे ये एंगल भी तो आप कह सकते हैं ना सर कि जो वहां पे शिया लोग हैं उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है, वो उस देश में खड़े हो जा रहे हैं। देखिए, शिया सुन्नी वाले मामले में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं। देखिए, जो हमास हैं, जो फिलिस्तीनी हैं, इनमें से कोई एक शिया भी नहीं है, और उनकी और फिलिस्तीन की आजादी के लिए एक तरह से अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो ईरान ने अपनी तमाम इंटरेस्ट को दांव पे लगाया हुआ है, पूरी दुनिया से दुश्मनी ली हुई है। तो इसमें सुन्नियों से नफरत कहां है? नफरत कहां हो सकती है? नहीं, नफरत नहीं, मतलब शियाओं को प्रमोट करना, शियाओं को बढ़ाना, नफरत नहीं है। नहीं तो ये फिलिस्तीनी कहां शिया हैं? मैं यही तो कह रहा हूं, फिलिस्तीनी जो हैं, जो हमास में लोग रह रहे हैं, यहां कोई एक शिया फैमिली नहीं है। और बल्कि शियों की तरफ से यह भी आवाज आती है कि ईरान बिला वजह क्यों वहां सुन्नियों की वजह से दुश्मनी ले रहा दुनिया में। तो वहां तो देखिए, ईरान के लीडर्स का साफ कहना है, आयतुल्लाह खुमैनी जो मरहूम हो चुके, जो फाउंडर थे, कि जो भी सुन्नी शिया इख्तलाफ की बात करे वो ना सुन्नी है ना शिया है, बल्कि दुश्मनों का एजेंट है। वो ये भी कहते रहे हैं कि शियों को चाहिए कि सुन्नियों को अपनी रूह, अपनी जान कहें, और किसी भी बुजुर्ग को जो जज्बाती जो चीजें हैं, तारीखी जो इख्तलाफ की जहां बातें हैं, वहां कहीं कोई गलत बात या हल्की बात या तकलीफ देने वाली बात ना करें। तो वो तो इत्तेहाद के लिए काम करते सारी बातें, इत्तेहाद की बात हो रही है। सऊदी अरब में अगर डांस होता है तो उसका पूरी दुनिया में बवाल मचता है, लेकिन फिर मैं वहीं आ रहा हूं कि ईरान में अगर पॉर्न स्टार आती है उसकी कोई चर्चा नहीं होती है, तो बवाल तो होता है ना सऊदी अरब के खिलाफ, सुन्नियों के खिलाफ। देखिए, पॉर्न स्टार की अगर कोई शो हुई हो, उसकी कोई वीडियो फोटो कहीं आपके पास हो, तो वो आप अपने चैनल पर जरूर चलाएं। और अगर सऊदी अरब में जितनी फिल्में दिखाई जा रही हैं, और अब तो मदीना और मक्का में गैर मुस्लिमों को भी ले जाया जा रहा है, और तस्वीरें भी छपवाई जा रही हैं, तो ये तो तस्वीरें आ रही है, तो ईरान थोड़ी ला रहा है। ये तो दुनिया का मीडिया जिसको जो हाथ लगता है वो बताता है। हमारे सामने खबर आती है, आपके सामने आती है, खबरें देते हैं। तो इसमें बवाल की बात कहां है? सिर्फ सच्चाई। भाई, नियोम शहर जो बन रहा है,
वो इजराइल से जोग्राफियाई अगर देखें आप नक्शे पर, अपने उस पर जरूर दिखाएं कि गाड़ी में बैठ करके बाई रोड मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, वहां पहुंच जाएंगे। और वो इतना बड़ा अय्याशी का अड्डा बन रहा है सुएज कैनाल के दूसरी तरफ, रेड सी के दूसरी तरफ मिस्र का शर्म शेख, जिसे मैं बेशरम शेख कहता हूं, और दूसरी तरफ जो है वो नियोम। तो ये नंगेपन के मरकज बना करके अगर मुसलमानों के रहबर होने का दावा करने वाले खुशी महसूस कर रहे हैं, तो वो उनकी अपनी खुशी हो सकती है, या इजराइलियों अमेरिकनों को खुश करने की बात हो सकती है। लेकिन ईरान में कोई ना तो कैसीनो इस तरह का आपको मिलेगा, ना इस तरह की बेहयाई मिलेगी। कहीं बेहयाई होती है तो उसमें कंट्रोल करने की कोशिश होती है। वो उन्होंने अपने जो बेसिक्स हैं इनकलाब के, उसके हिसाब से मुल्क चला रहे हैं, और लोगों की मर्जी है। 30 से ज्यादा इलेक्शन हो चुके, पब्लिक उसमें शामिल है। इन बाकी मुल्कों में कोई एक भी इलेक्शन कोई बता दे कि पब्लिक के नुमाइंदे हैं ये लोग, पब्लिक के नुमाइंदे नहीं है। अमेरिका और इजराइल के इशारों पर बहुत से काम करते हैं, वो उस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बारीकी से आपने बताया कि असल में जो लोग विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं और शिया सुन्नी के हिसाब से भी तमाम चीज़ों को देखते हैं और एजेंडे प्रोपेगेंडे की बातें करते हैं, उनको असल में बहुत सारी चीज़ें बहुत जो है सहजता से नहीं देखनी चाहिए, उनको बड़ी गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। और इसी के साथ जो है तमाम चीज़ें ये भी हैं, एक बात जो निकल के आई है कि ईरान का अपना एक नज़रिया तो है ही है, इन मुल्कों का कोई नज़रिया नहीं है, और वो नज़रिया ईरान ने चाहे दुनिया के किसी भी कोने में उनके विचारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों वहाँ तक फैलाने का काम तो किया ही है, जिसे ये लोग नहीं कर पाए। कभी तुर्की में झंडा बुलंद करते हैं, कभी सऊदी में झंडा बुलंद करते हैं। बहुत शुक्रिया, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।